चलिए, सो क्वेश्चन May 25 का CFS बिजनेस कॉम्बिनेशन टुगेदर वाला सम, राइट। तो May 25 का क्वेश्चन नंबर 1, 15 मार्क्स, बराबर। 15 मार्क्स का था, 14 का था? 15 का सर, 14 मार्क्स, बराबर। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन CFS विद बिजनेस कॉम्बिनेशन, जिसमें सब्सिक्वेंट होल्डिंग का केस भी है। पहले से हमने कुछ शेयर ले रखे हैं, राइट। उसके बाद फर्दर अपन ने एक्वायर किया है, बराबर। उस केस में क्या किया जाता है? फर्स्ट एक्वायर किया है तो हम इन्वेस्टमेंट को एट फेयर वैल्यू लेंगे और वेरी जो गुड, जितना एडिशन फेयर वैल्यू हो रहा है उतना हम हमारे रिटेन ऐड कर देंगे। परफेक्ट, बाकी गुडविल कैलकुलेशन में फेयर वैल्यू इन्वेस्ट। बराबर। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का फेयर वैल्यू लेना होता है एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, जिससे हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन फेयर वैल्यू पे करेंगे, और जो इंक्रीमेंट हो गया वैल्यू में वो हमारे एक अदर इक्विटी का पार्ट होकर हम उसको अलग से P&L अकाउंट में, अदर इक्विटी में या रिटेन अर्निंग में दिखा देंगे, राइट। तो डबल इफेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट लेट्स रीड द क्वेश्चन। आप रीड करोगे क्वेश्चन? दिख रहा है आपको क्वेश्चन? रीड द क्वेश्चन। A Limited and B Limited are engaged in manufacture of pharmaceuticals. On 1st June 2024, A Limited acquired 15% of equity shares of B Limited. On 1st October 2024, A Limited obtains control of B Limited when it acquires a further 55% of B Limited's share, thereby resulting into a total holding of 70%. The fair value of the shares of B Limited was ₹40 per share as on that date. परफेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दे हैड गिवन अस कि हमने 1 जून 2024 को 15% लिया, और उसी साल में ही अक्टूबर को हमने 55% और ले लिया, बराबर है। Yeah. तो ओवरऑल हमारे पास 70% होल्डिंग हो गया। Yes. लेकिन एक ही साल में लिया है। Yes, sir. फाइन। सो उसी साल एक्वायर करके अपन लोगों ने 70% ले लिया है। आगे बढ़ो बेटा। प्रायर Prior to the acquisition of additional 55% stake by A Limited on 1st October 2024, the balance sheets of the two companies stood as un. ओके, मीन्स 1 अक्टूबर के दिन बैलेंस शीट दे दी हमको, Yes. प्रायर टू एक्वायर, राइट। तो Yes. सब कुछ प्री है। Yes. क्या आप बोल सकते हो एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन हमको दिया हुआ है बैलेंस शीट, बराबर है। तो सब कुछ प्री है, क्लियर। Yes. फिर Yes, sir. Balance sheet. बैलेंस शीट के आइटम दिए हुए हैं, हाँ. नॉन कैश दिया हुआ है, प्रॉपर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के दिया है, देखो कितने अच्छे से, राइट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट लिखा है 6 लाख शेयर ऑफ बी लिमिटेड एक्वायर ऑन 1 जून 2024। क्योंकि ये प्रायर है, मतलब क्या हो गया, इसमें वो 15% इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है। Right. तो 15% इन्वेस्टमेंट 6 लाख है, जिनका उसने खरीदा था 210 में। तो 6 लाख 210 में खरीदा, 210 लैक्स, हाँ ये रुपीज इन लैक्स में है, बराबर। तो इसका मतलब पर शेयर का भाव क्या रहा होगा बेटा? 210 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख हो जाता है 35 रुपीज। तो 35 में हमने खरीदा और आज उसका वैल्यू 40 हो चुका है, ऐसा उसने बताया। तो 5 रुपए का गेन हो गया, वो अपन अदर इक्विटी में दिखा देंगे, और अपना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते टाइम पर 15% को 40 के हिसाब से लें, और 5 रुपए का गेन अलग से हम कंसोलिडेटेड रिटर्निंग में दिखा देंगे। वेल डन। आगे बढ़ते हैं। जो इन्वेस्टमेंट अभी 55 लिया उसने इंक्लूड नहीं है उसमें, कि उसने बोला है कि प्रायर इन्वेस्टमेंट ये है, इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इसमें रिकॉर्ड नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमको एक अलग से एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो वो इस बुक्स में इंक्लूड नहीं है। सेपरेट फाइनेंस। यस, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक एंट्री पास कर देंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर कैश में खरीदा हुआ कुछ ना बोला होगा तो, क्योंकि उसको देने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो ऐसे फ्री में तो दे नहीं देगा। तो उससे हम कुछ भी ले सकते हैं, उसके हिसाब से लेट्स सी जो दिया होगा वो हिसाब से वो क्रेडिट कर देंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारी बुक्स में दिखनी। और उसके अगेंस्ट में दिया क्या, वो या तो असेसमेंट से कम हो जाना चाहिए, या तो वो लाइबिलिटी साइड दिखना चाहिए कि पेबल है भाई, कि जो फ्यूचर कंसिडरेशन देना है अपन को, कुछ कंटिजेंट कंसिडरेशन देना है, तो दैट शुड बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड, so that account will be tally, but individual finance statement में सबसे पेरेंट कंपनी के यहाँ पर ये इंक्लूड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। करंट असेट्स, इन्वेंट्री 501, total assets, trade receivable, cash and cash equivalent, other current assets, non current assets है
परफेक्ट। नॉन कैंडिडेट हेल्ड फॉर सेल, ये 250 का दिख रहा है बुक्स में, तो अगर उसने ऐसा दिया है हमको वैसे ही रखना है, सब्जेक्ट टू कुछ इंटीमेशन। चेंज कर देंगे, ठीक है। आगे ये असेस खत्म हो गया टोटल, राइट। फिर equity and liability. Equity, share capital, equity as of 100 each. यस 100 ईच, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर Share capital, equity as of 10 each. उसका 10 का है, हमारा 100 का है। Yes. नॉर्मली दोनों का फेस वैल्यू सेम होता है, तो अब एग्जाम में अलर्टनेस रखिए कि देखो हमको यहाँ फेस वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है। Other equity, राइट, non-current liabilities, financial liability, long-term borrowing, long-term provision, deferred tax. देखो डिफर टैक्स भी दिया हुआ है, तो डिफर टैक्स जब देता है तो आपको याद रखना है डिफर टैक्स का रेट दिया हो तो अपन जो चेंज इन फेयर वैल्यू करेंगे उससे डिफर टैक्स भी इम्पैक्ट हो। वो डिफर टैक्स इम्पैक्ट क्यों होता है? बिकॉज फ्यूचर में हमारी वैल्यू डिफर्ड के हिसाब से हमने बात की थी, आपको एक दिन में याद होगा, जब हमारा दिख रहा है कि हमको फ्यूचर में कोई टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन है और उसकी वजह से हमारा असेस लेवल का चेंज वैल्यू हुआ है, तो उसमें हमारा टैक्स का भी इम्पैक्ट आएगा। अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन है तो डिफर टैक्स लाइबिलिटी जाएगी, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है तो डिफर टैक्स Asset. असेट्स आएगी, और एसेट्स Yes. और लाइबिलिटीज के लिए उल्टा हो जाए, राइट। वेल डन। लेकिन वो भी रेट दिया हो, डिफर टैक्स लिखा है उससे काम नहीं चलेगा, अकेला रेट देना चाहिए क्वेश्चन में। Current liability, short-term borrowing, rate payable. In consideration of additional stake acquired by A Limited on 1st 20, it agreed to pay each selling shareholder of B Limited a sum of rupees 15 per share in cash and issue one equity share of 100 each of A Limited in lieu of 8 equity shares of 10 each held by the selling shareholder and B Limited. वाह, मतलब उसने अपन को खूब अच्छे से समझा दिया है कि देखो सर, हम जो है ना आपको ये जो दे रहे हैं इसके बदले, ये इसमें ओपन नहीं होगा ओला नोट में, ओला नोट्स में रोल कीजिए. एक खोला, All no. और मेरे को फोल्डर नेम लिख दूँ, कोड पीडीएफ है ऑल नोट में डाल, ठीक है ना। ज़्यादा आ गया ना, पता है ना ऑप्शन साथ में दो, वेरी नाइस। पेज नंबर क्या मार्किंग हो जाएगी इसमें। तो नाउ ये बोल रहा है कि हमको उसने 15 रुपये तो कैश देना है, राइट ना, और पर शेयर के लिए 15 रुपीज कैश देना है, और इसके अलावा 1 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फॉर ए लिमिटेड फॉर 8 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच हेल्ड बाय सेलिंग एंटिटी इन बी लिमिटेड। तो ये अपन को पीसी के कैलकुलेशन बता दी उसने, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन के साथ में सीएफएस है, तो पीसी की कैलकुलेशन करके देनी पड़ेगी। तो पीसी कैलकुलेशन क्या बोलता है कि 15 रुपये तो कैश देंगे, तो हम लिखेंगे पेमेंट गिवन टू शेयर होल्डर ऑफ सेलिंग एंटिटी, उसके अंदर कैश लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर इंटू 15, फिर लिखेंगे इक्विटी शेयर ऑफ सेलिंग एंटिटी, किसको दे रहे हैं? शेयर होल्डर ऑफ सेलिंग एंटिटी। तो वो क्या लिखेंगे? एक शेयर के बदले 8 शेयर, तो 1 इंटू 8 इंटू मार्केट प्राइस पर शेयर। अब मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी है अपन को आगे बता देगा वो, आगे पढ़ते हैं बेटा। Fair value of shares of A Limited as on 1st October 2020 is 160. ये लो 160 पर शेयर। तो जो नंबर ऑफ शेयर निकलेंगे हमारे, जो भी उसको शेयर दिया हमने, एक शेयर दिया 8 शेयर के बदले, इंटू 160। ओके, तो ये पीसी की कैलकुलेशन उसने बताई हमारे लिए कि सर हम कैश देंगे 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो नंबर ऑफ शेयर देख लीजिए कितने हैं तुम्हारे पास, लेकिन उसमें भी कितना देना है? 55% के लिए दे रहे हैं अपन लोग, क्योंकि बाकी के शेयर थोड़ी खरीद रहे हैं, तो 55% के लिए बात करेंगे। ऐसे ही नंबर ऑफ शेयर निकालना है, वो भी 55% के लिए निकालेंगे, क्योंकि 15% तो हमने पहले ले रखे हैं, उसके लिए तो कुछ देना नहीं है अपन को अलग से। और आज जो हम ये 55% खरीद रहे हैं, उसके शेयर कितने होंगे उसके हिसाब से हम हर शेयर को 15 रुपये कैश दे देंगे, और हर शेयर के बदले 8 शेयर के बदले 1 शेयर, 160 का भाव है लेकिन उसका। आगे, in addition to the above, A Limited agreed to pay
payment as consideration that is higher of 35 lakhs and 25% of any excess profit in the first year after acquisition over its profit in the preceding year made by B Limited. हाँ, मतलब हम लोग उसको नॉट ओनली दिस एबव अमाउंट, इसके Yeah. अलावा हम 35 लाख और 25% ऑफ हायर ऑफ एडिशनल प्रॉफिट विच एवर हायर विल बी पेड आफ्टर 2 ईयर। कब देंगे? तो 2 साल के बाद ए भी हमको उसको देना है। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पीसी। याद रखो, मैंने आपको बताया पीसी इज नॉट ओनली द पार्ट की आज देना है जो है, फ्यूचर कंसिडरेशन है, कंटिजेंट कंसिडरेशन है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पीसी। तो ये कंटिजेंट कंसिडरेशन नहीं बल्कि तो फ्यूचर कंसिडरेशन है, लेकिन 2 साल बाद देना है। तो उसकी फेयर वैल्यू 2 साल बाद कितनी होगी? अगर वो हमको दिया है क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, नहीं तो हम डिस्काउंटेड कर देंगे। डिस्काउंटेड कैसे करेंगे? वो डिस्काउंटेड का रेट बताएगा। तो 2 साल का डिस्काउंटेड फैक्टर लगाएंगे 35 लाख और 25% ऑफ एडिशनल प्रॉफिट विच एवर इज हायर। तो एडिशनल प्रॉफिट कितना हो जाएगा देखो बेटा। B Limited has earned 10 lakhs profit in the preceding year and expects to earn another 20 lakhs. तो इसका मतलब आगे 10 लाख और 20 लाख लगे 30 लाख हो रहे हैं। 30 लाख का 25% करने जाएंगे तो इट्स लेस देन 35 करोड़, डेफिनेटली 35 लाख। 35 लाख टोटल प्रॉफिट ही नहीं है, उसका 25% करेंगे तो 35 लाख से कम ही निकलेगा। हाँ। इसका मतलब हमको 35 लाख ही फाइनली अमाउंट लेनी है। ठीक है। कितनी अमाउंट लेनी है? 35 लाख। 35 लाख। क्यों लेनी है 35 लाख? विच एवर हायर बोला है उसने, तो 35 लाख ही हमारा अमाउंट हो जाएगा। एंड हाँ, डिस्काउंट करेंगे 2 ईयर के डिस्काउंट फैक्टर से, वो क्वेश्चन में बता देगा। अगर नहीं बताएगा तो हम अजम्पशन में लिख सकते हैं कि इसको डिस्काउंट करना चाहिए, और चाहिए तो 35 लाख का 35 लिख देते हैं, नो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल, ऐसा भी हमारे बड़े। A Limited also agreed to pay one of the promoter shareholders of B Limited a payment of 50 lakhs provided he stays with the company years after acquisition. Not purchase. हाँ, देखा, सिमिलर क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो हमारे मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, एंड सिमिलर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो लास्ट 3 अटेम्प्ट में आया हुआ भी है। May 19 में आया है, May 22 में आया है और May 23 में आया है। 3 टाइम्स सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है। उसमें सब्सिक्वेंट होल्डिंग नहीं था, 15% लिया, बट ये जो एडजस्टमेंट दिख रहे हैं, एडजस्टमेंट नंबर ए, एडजस्टमेंट नंबर बी, सेम एडजस्टमेंट, बराबर है। तो 3 टाइम एग्जाम में आ चुका है, 1 बार मॉड्यूल में दिया हुआ है। तो 4 बार हम एग्जाम में हॉल में जाने से पहले करके गए हैं। जो बच्चों ने May 25 का एग्जाम लिखा है उनके लिए 4 बार करके गए एग्जाम का, और पास्ट टाइम क्वेश्चन हमने करवाए थे, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन के अंदर भी ये हो गया, बराबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। A Limited had certain equity settled share based payment award शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड, ये भी हमारा आया हुआ था आपको, ओरिजिनल अवार्ड। हाँ, which was replaced by new award issued by B. As per the original term, the vesting period was 4 years, and as of the acquisition date, the employees of B Limited have already served 2 years of service. As per the above replaced award, the vesting period is reduced 1 year. 1 year from the acquisition. राइट, मतलब 2 साल और बचे थे, उसमें 1 साल में ही काम हो जाएगा अभी। The fair value of the award on the acquisition date was as under: original award 5 lakh, replacement award 8. हमको ओरिजिनल अवार्ड लेना होता है, याद है आपको? मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन हमको ओरिजिनल अवार्ड को वैल्यू ही रखना है, और उसके हिसाब से जितना वेस्टिंग पीरियड अभी तक हो चुका है उतना वेस्टिंग पीरियड के हिसाब से हमको उसको पीसी का पार्ट मानना है। ये ओरिजिनल अवार्ड के हिसाब से होगा, इसका फेयर वैल्यू हमको कंसिडर नहीं करना होता है, इसलिए मैंने नोट भी लगवाया था आपको। ठीक है। The fair value exercise resulted in the following: the fair value of property, plant and equipment and inventory of B Limited as on 1st October was 480 lakhs and 170 lakhs. तो ये जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ होगा 1 अक्टूबर के दिन जो बैलेंस शीट दिया है उसके साथ कंपेयर करके देख लेंगे। तो जो इंक्रीमेंट हुआ होगा वो इंक्रीज हो गया एसेट्स का वैल्यू। अदरवाइज हम नेट से सीधा ले रहे होंगे, जैसे हमने देखा कि अगर हम बिजनेस कॉम्बिनेशन का सम करते हैं तो हम स्टेप 1 को सारा प्री होता है, नेटवर्थ होता है वो सारा प्री होता है। जब प्री है तो उस केस में हम लोग डायरेक्टली नेट सेट्स भी ले सकते हैं, असेट्स एट रिवैल्यूड वैल्यू लेस लायबिलिटीज एट रिवैल्यू। ओके, तो हम यहाँ ले लेंगे। ओके।
The carrying value of non-current asset held for sale of 250 lakhs of B Limited represents its fair value less cost to sell in accordance with the relevant. चलो ये तो एकदम क्लियर है, बोले सर कोई हाँ। टेंशन नहीं है, तो हमको एज रखना है। As it 250 था पहले भी, कितना 50. यहाँ पे भी 250 250 था, ओके हाँ. सेम वैल्यू है, तो अभी भी सेम रहेगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर आगे लिमिटेड है, B Limited has developed and Limited patented है, a new drug for ओके Parkinson's disease, which has been approved for clinical use. The cost of developing the drug was 140 lakhs. Based on early assessment of sales success, the valuer has estimated its market value at 200. वाह, तो हमारी एक इनटैंजिबल एसेट्स और आ गई, ये 200 लाख की हमको लेनी पड़ेगी क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू आज 200 लाख की है, तो नेट्स की कैलकुलेट करना है बैंक को 200 ही लेना। परफेक्ट, वेल डन। फिर B Limited had a lawsuit for infringement of trademark pending a competitor who had made a claim of 50 lakhs. B Limited has disclosed the same as contingent liability, as it is not probable that the amount would. Management reliably estimated the fair value of the liability to be 10 lakhs. Any sum which would be payable in respect of the lawsuit would be tax deductible. मतलब ये हमारे लिए 10 लाख का खर्चा होगा नेट, Net assets. नेट से इसमें आएगा बेटा। हाँ. पीसी तो अलग चीज हो गई, पीसी मतलब शेयर होल्डर को जो देना हाँ, होता है। हाँ, पीसी हाँ. का डेफिनेशन क्या होता है, एनीथिंग गिवन टू द शेयर होल्डर ऑफ सेलिंग का। ओके. ये हम नेट एसेट्स के कैलकुलेट नेट से करेंगे, अगर नेट से हम शेयर होल्डर फंड के थ्रू नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम नेट से रियल एसेट्स में रियल लाइबिलिटी ले रहे हैं, तो डायरेक्ट अपन इसको लाइबिलिटी में ले लेंगे, बराबर। हमारी 10 लाख की एक लाइबिलिटी है जो कंटिजेंट लाइबिलिटी है, और उसने बोला है 50 लाख का सोचा था खर्चा, पर 10 लाख का ही होगा, ये उसने बोल दिया। और ये बोलता है कि विच इज वुड बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉसूट वुड बी टैक्स डिडक्टेबल, मतलब टैक्स के लिए भी हमको हेल्पफुल होगा। The cost of capital of A Limited is 10. Appropriate discount factor for one at 10% payable at the end of 1 year is 0.91 and second year is डिस्काउंट फैक्टर जो हमको उस 2 ईयर के बाद के पेमेंट के लिए चाहिए रहा था, उसने दे दिया है, तो ये भी एकदम क्लियर हो गया। लेकिन क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको क्लिक होना चाहिए इमीडिएटली, हम 2 साल बाद इसको पेमेंट करने वाले हैं, मतलब डेफिनेटली हमको 2 साल से पहले की वैल्यू पता होना चाहिए, राइट। ओके, आगे the applicable tax rate for both the entity. तो अभी अपन लिए डिफर टैक्स भी निकालना है, तो जो भी रिवैल्यूएशन का नफा नुकसान हो रहा है हाँ. डिफर टैक्स भी, बराबर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो हमारी स्टेप 1 बना देते हैं सीएफएस में। अगर वैसे बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें फेयर वैल्यू चेंज हो जाएगा, और चेंज फेयर वैल्यू को सीधा डिफर टैक्स भी लगा देंगे। या तो फिर अपन नेट सेस नॉर्मल तरीके से बना रहे हैं, रियल एसेट्स माइनस रियल लाइबिलिटी, जो कि अपन बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर करते हैं, उसके तरीके से करेंगे तो अपन को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके ऊपर 30% डिफर टैक्स खड़ा करना बराबर है। तो सीएफएस की स्टेप से जाएंगे तो स्टेप 1 में ही रिवैल्यूएशन ही लेते हैं डायरेक्टली, लेकिन सब कुछ प्री है, चाहिए डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन ही डेट ऑफ कंसोलिडेशन करवाने वाला है मोस्टली बिजनेस कॉम्बिनेशन भी सीएफएस जब सम आता है, उस केस में प्री वाला ही हिस्सा काम आएगा, पोस्ट में कुछ है ही नहीं। लेकिन हम अगर वो ना लेके रियल एसेट्स माइनस रियल लायबिलिटीज करेंगे तो अलग से बर्क नोट बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट का, उसके ऊपर डिफर टैक्स 30%, बस इतना याद रखना। डिफर टैक्स यहाँ पर आ चुका है, जो अपन ने बात की थी वाइल डूइंग सीएफएस की, अगर डिफर टैक्स का रेट देता है तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस के ऊपर, चेंज इन फेयर वैल्यू के रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के ऊपर हमको डिफर टैक्स। फिर तो इफ इट्स वैल्यूएशन प्रॉफिट, यस यस, वेरी नाइस, बिल्कुल बराबर बात है, क्योंकि डिफरेंट लाइबिलिटी इसलिए होगी कि आज हमको प्रॉफिट हो गया है तो टैक्स तो भरना पड़ेगा बाद में, टैक्स लाइबिलिटी होगी हमारी, वही हमारा लॉस हो गया तो टैक्स हमारी फ्यूचर में सेविंग हो जाएगी, टैक्स असेट्स हो जाएगी। डिफर टैक्स पे यही बात है, इंटरेस्ट वाले यही बोलता है कि आज हम जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट फ्यूचर पे टैक्स पे क्या होगा, दैट वी वांट। आगे, unless stated otherwise, all items have fair value and tax base equal to their का एसबीपी था, तो और 4 साल का वेस्टिंग पीरियड था जिसका 2 साल मतलब हो ये गया जो है। सी पॉइंट है ना, का पर्पस क्या है कि ए लिमिटेड है सर्टेन
वॉज रिप्लेस बाय द न्यू अवार्ड इशूड ए लिमिटेड। हाँ वो ए लिमिटेड होना चाहिए, हाँ हाँ वो बी लिख दिया उसने। हाँ ये हाँ जो है ना बी नहीं, ये होना चाहिए। हाँ हाँ तो ये होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ए ने अपने अवार्ड में रिप्लेस कर दिया। बी ने दे रखा था पहले एम्प्लॉय के लिए, हाँ अब चूंकि बी ने बोला कि चलो मैं आ रहा हूँ तो मैं अपने हिसाब से करूँ, इसलिए ए ने बी के बी एम्प्लॉय के एम्प्लॉय को वो अवार्ड रिप्लेस कर दिया हमारे अवार्ड। हाँ तो तो अगेन बात आती है कि वो उसके शेयर होल्डर को मिल रहा है, क्योंकि वो एम्प्लॉय को नहीं दे रहे, अपन वो शेयर दे रहे हैं हाँ जो शेयर मिलने वाले थे सामने वाले शेयर होल्डर को, वो हाँ अब हमारे शेयर देंगे। करेक्ट, पर हम पहले उनको 5 लाख प्रॉमिस किया था, अभी 8 लाख देंगे। वो न्यू वैल्यू आ गई। लेकिन इस केस में लॉ रूल है, एस 103 ने बोला हुआ है शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड के केस में ओरिजिनल ही रखने का, माने भले उसकी फेयर वैल्यू चेंज हो गई है बट हाँ मैं इसका समझ ओरिजिनल रही वैल्यू हूँ, ही रखने का, मैं ऐसा समझ रही हूँ, इंडेस 103 क्योंकि जो बोला है। रिप्लेसमेंट अवार्ड है जो 3 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट। पेमेंट के लिए नहीं है, वो कैसा है, वो शेयर बेस्ड पेमेंट हमारा क्या होता है, पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड होता है, तो उसके शेयर इशू होंगे, शेयर इशू होंगे तो हमारे लिए इनडायरेक्टली पीसी का पार्ट है, लेकिन उसको ओरिजिनल रखना है, ये याद रखना है। जैसे यहाँ पर इसका दिया हुआ है, आप देखो पहले तो इसने ठीक भी किया है, ए लिमिटेड हैड सर्टेन इक्विटी शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड, ओरिजिनली अवार्ड वॉज रिप्लेस बाय न्यू अवार्ड इशू बाय ए लिमिटेड। ये एग्जाम में क्वेश्चन गलत था, उसने भी किया है जो आपने बराबर नोटिस किया है कि एग्जाम में जो है वो रीड ए लिमिटेड एज बी लिमिटेड एज ए लिमिटेड, बराबर। माने जो सेलिंग कंपनी का अवार्ड था उसको परचेजिंग कंपनी ने रिप्लेस किया है, ना कि ऐसा हुआ है उल्टा कि परचेजिंग कंपनी का अवार्ड सेलिंग कंपनी ने रिप्लेस किया, थोड़ी होगा, उल्टी गंगा थोड़ी बहेगी। परचेजिंग कंपनी है वो अपने अवार्ड उसको, एक तो हम अवार्ड के बदले हमारा अवार्ड देते, बराबर है। तो इन शॉर्ट ये का पार्ट होता है, और ऐसी चीज याद रखें, मैंने आपको बताया ना, 3 बार एग्जाम में आ चुका है और हमेशा सेम वर्ड है, आप चीजें तो पढ़ के देख भी लो, हाँ देखो सेम ही लिखा है, हुआ है। 2 साल 4 साल हाँ 6 लाख का ऑलमोस्ट 9 सब कुछ लाख सेम है, सेम ही है। अमाउंट भी सेम है। अमाउंट सेम नहीं है, इधर 6 लाख 9 लाख है, उधर 5 लाख 8 लाख, 3 लाख का ही डिफरेंस है हाँ पर। क्या फर्क हुआ उससे, हाँ बाकी का सब कुछ सेम है। तो आप सोचिए कि अपने एस हम क्लास के अंदर ही सॉल्व किया, ये क्या है हमारे लिए, 5 लाख का ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल अवार्ड 4 साल का था, उसमें 2 साल हो चुके हैं, तो हमको आज इसकी वैल्यू कितनी माननी है, 5/4, 2.5 हमारे अवार्ड की वैल्यू। ओके, ये अवार्ड के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, वो क्लियर हो गया मेरे, राइट। पर अवार्ड को फाइनल और कंक्लूड कर देते हैं। एक तो उसने क्वेश्चन में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया था, राइट, ये मेरे पास। हाँ हाँ हो रहा है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को अवार्ड इशू करके दिया है, वो नहीं है, बल्कि बी लिमिटेड का अवार्ड था जो ए लिमिटेड ने रिप्लेस करके हमारे अवार्ड में दिया, राइट। फिर अवार्ड का हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रखा जाता है, ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है, जो ओरिजिनल डिसाइड किया हुआ था, तो ओरिजिनल उसकी वैल्यू 5 लाख की थी, उसमें ओरिजिनल टर्म क्या था, 2 साल का हो चुका है, 4 साल का था, तो 2/4 करेंगे तो वो 2.5 लाख हमारी अवार्ड की वैल्यू हो जाएगी, जो कि पार्ट ऑफ पीस, बस इतना सा याद रखें, ठीक है। फिर अनलेस अदरवाइज यहाँ से तो हो गया। Unless otherwise stated, all items have a fair value and tax based carrying amount at acquisition. A limited choose one control can be as per proportion share of identifiable net एच पर प्रोपोर्शनेट, मतलब प्रोपोर्शनेट मेथड बोला है, ये फेयर वैल्यू मेजरमेंट नहीं। नॉर्मली फेयर वैल्यू मेजरमेंट होता है तो वो देता है क्वेश्चन मेजर एट फेयर वैल्यू, यहाँ पर उसने क्या बोला है, मेजर एट प्रोपोर्शन। were required to prepare the balance sheet limited as on 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, जल्दी सर इसको एकदम समय सॉल्व करते हैं। पहले तो स्टेप 1 हम नेट सेट बनाते हैं इस बार, सो दैट वो कैलकुलेशन करना, ये तो CFS के हिसाब से स्टेप 1 बनाएंगे वो भी चलेगा, लेकिन CFS के हिसाब से करने जाएंगे तो सब कुछ प्री होगा, पोस्ट में कुछ नहीं, नेट सेट निकालते हैं तो आसान है। उसके लिए आपको वर्कनोट अलग से बनाना पड़ेगा टू कैलकुलेट द प्रॉफिट जितना हुआ है रेवैल्यूएशन का चेंज इन फेयर वैल्यू, उस पर हमको डिफर्ड टैक्स एसेट्स या डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी
राइट। आंसर क्वेश्चन नंबर 8 है, बनी है ना। पहले ए लिमिटेड ने प्लस रेट ऑफ एक्स 2020 और सपोर्ट सामने सामने ए चलो date of acquisition on 24 and date of consolidation is also सब कुछ प्री है, इसलिए हम स्टेप 1 जो है उस CFS के बजाय बिजनेस कॉम्बिनेशन की बना रहे हैं, दैट इज नेट assets taken over at fair value, या फिर आप लिख सकते हो assets at fair value, टेकन ओवर नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो कर देते हैं सर, प्रेशर्स के नाम उसने बोले हैं फेयर वैल्यू के लिए, प्रोसेस का फेयर वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, उसको एज इट इज रखें। अपन चाहिए तो लाइन से भी कर सकते हैं, कैश जो दिया है तो स्टेप 1 और स्टेप 2 साथ में बना दीजिए, स्टेप 1 के लिए थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, बना दीजिए दैट इज PC। हमको यहाँ एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है तो हम परचेज बोलते हैं या फिर कॉस्ट ऑफ नॉर्मल जो FS अकेले का सम होता है उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सीधा दे देता है, यहाँ पर अपन को पड़ेगा। लिखेंगे कौन को चाहिए तो इनर कॉलम भी बना सकते हैं, चलेगा। पहले पेमेंट गिवन टू शेयर होल्डर ऑफ, यहाँ पर प्रेफरेंशियल है ही नहीं, अगर प्रेफरेंशियल होते तो उनको भी देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ओनली इक्विटी गिवन टू इक्विटी शेयर, राइट। पेमेंट गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा, इसमें
जो भी दिया है अपन ने फर्स्ट लाइन से देखते जाते हैं। पीसी में आएगा तो पीसी में लिखेंगे, नेसेस में आएगा तो नेसेस में लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्या बोला, इन द कंसिडरेशन ऑफ द ए लिमिटेड 1 October 2024 इट एग्री टू पे ईच सेलिंग शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड सम ऑफ ₹15 पर शेयर इन कैश। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कैश 15 इंटू, और यहाँ रुपीज इन लैक्स लिख देना, क्योंकि अगर उन लैक्स दिया है तो हमको भी लैक्स ही लिखना है, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम पूरा लिखते हैं, तब पूरा लिख के कुछ बड़ा तोप नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ शेयर उनके हैं एग्जिस्टिंग, जिससे हम उसका नंबर ऑफ शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 40 लाख। हाँ जी, 40 लाख हाँ, इंटू 55% बराबर, क्योंकि 55% करना बहुत ज़रूरी है। हमने 55% ही लिया है, तो 55% ज़्यादा हम नहीं ले सकते। तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 40 इंटू 330 लाख ही आ गया डायरेक्टली, राइट। फिर इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड भी इशू कर रहे हैं। उसने बोला है 1 शेयर फॉर एवरी 8 शेयर है। अभी क्या लिखेंगे, 40 इंटू 1 अपॉन 8 इंटू 55%। ठीक है ना, या तो आप सीधा नंबर ऑफ शेयर भी ले लोगे 55% डायरेक्ट, 40 इंटू 55% तो भी चलेगा, बराबर ना। जैसा चाहो वैसा ले, कितना अमाउंट हो जाता है बता दो। एक कैलकुलेट मेरे को भी दो, 2.75 इंटू, हाँ, इंटू 160, जो कि मार्केट प्राइस है सामने वाली। हो गया, देखा कितना मिलता जा रहा है सामने वाले को, 440 शेयर मिल गए और कैश मिल गया 330। और देखते हैं क्या क्या है। फिर आगे बोलता है लिमिटेड एग्री टू पे एडिशनल पेमेंट ऑफ 35 लाख। तो ये क्या हो गया, फ्यूचर पेमेंट। हाँ, फ्यूचर पेमेंट पेएबल है 35 इंटू 2 ईयर का डिस्काउंटेड फैक्टर, एट द रेट ऑफ 10%। 35 इंटू 0. हो जाता है बेटा 29.05। वेरी नाइस, ये भी एक पेमेंट हो, राइट। ओके, फिर लाइन से ही चलना है, जैसा बोलेगा वैसा करते जाना है, अपन को ये नहीं सोचना है कि हमारे लिए अलग से कुछ करना है। अभी ए लिमिटेड ऑल्सो एग्री टू पे एडिशनल promoter shareholder B Limited payable 15 lakh provided with company for 2 year आफ्टर एक्विजिशन। तो ये हमारा क्या है, पीसी का पार्ट नहीं है, तो इसको अपन लिख देंगे नोट लगा के, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ पीसी। हाँ, तो अभी यहाँ पर क्या बोला है कि जो एम्प्लॉय को देना है, तो अपन खाली उसका एक नोट लगा देंगे एक पीसी के नीचे ही, जिससे आपको ये पता रहेगा कि इसको नहीं लेना है। नोट एनीथिंग गिवन टू future employment is not any consideration. It is consider future cost of employment, so not part of PC और नेट एसेट। ना तो पीसी का पार्ट है, ना ही नेट एसेट का पार्ट है, कुछ नहीं है।
चलिए ये भी हो गया। फिर लिमिटेड हैड सर्टेन इक्विटी शटल शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड, तो इसका अपन बात की है, पीसी का पार्ट आएगा। क्या करेंगे इसको अपन, शो अंडर शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड ऐसा लिख के, शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड क्या रखना है अपन को, ओरिजिनल रखना है, 5 लाख इंटू 2/4 कितना हो जाएगा बेटा, 2.5। ये 2.5 अमाउंट ही है कि नंबर ऑफ शेयर हैं वो देख लो जरा, अमाउंट लिखा है, रुपीज लिखा है, राइट, इसका मतलब ये अमाउंट है हमारी, ये हो गई, ठीक है। फिर आगे द फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, अब ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का फेयर वैल्यू दे दिया हमको, और एक और दे दिया इन्वेंट्री का, तो दोनों की फेयर वैल्यू लिख देते हैं अपन, ये हमारा स्टेप बन के अंदर आ जाएगा क्योंकि नेट सेस्ट है ना वो, तो पीपीई का फेयर वैल्यू लिख देंगे, पीपीई है, पीपीई का फेयर वैल्यू 480 ना, यू कैन ऑल्सो ओपन ना, ये ओरिजिनल पेपर भी है अपने पास, तो यूज करते हैं ना। फेयर वैल्यू कितना है, 480। फिर इन्वेंट्री का वैल्यू भी चेंज हुआ है, 17, ठीक है। अब साथ में एक नोट और बना दो, टू कैलकुलेट द डिफर टैक्स, कि वो क्या अपन को ध्यान रखना है, डिफर टैक्स तो आने वाला ही है, तो ये अभी तीसरे पेज पे आ जाते हैं अपन लोग, और वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं और लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिफर टैक्स एज पर, कौन सा इंडेक्स होता है बेटा टैक्स का, इंडेक्स इनकम टैक्स। इसमें लिखेंगे पहले चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, उसमें नाम क्या था अभी हमारा पहला, पीपीई, इसमें भी थोड़ी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, पीपी का कितना वैल्यू बेटा, पहले 440 हो गया, 480 480 माइनस 400, तो ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, तो बिना ब्रैकेट का लिखें। फिर इन्वेंट्री का वैल्यू कम हुआ है कि ज़्यादा है बेटा, पहले 150 का था, अभी 170 का हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, 40। इस पर भी डिफर टैक्स लाइब्रेरी जाएगी, हाँ, लेकिन डिफर टैक्स अपन इकट्ठा निकालेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, हर एक का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक का निकालना, डिफर टैक्स साथ में निकाल दो बाजू में, लिख दो यहाँ पर ये वैल्यू और यहाँ पर डिफर टैक्स, हाँ वो भी चलेगा, लेकिन निकालना तो हर एक का सेस का निकाल दो, नहीं तो निकालने बाद में निकाल देने इकट्ठा, कोई दिक्कत नहीं, 30% लगाएंगे तो यहाँ पे हर एक का सेस का आ जाएगा, ठीक है, ओके। फिर दोनों असेस का रिवैल्यूएशन कर दिया, फिर क्या आएगा, इन्वेंट्री के बाद में और चेंज हुआ है फेयर वैल्यू कुछ, द कैरिंग वैल्यू ऑफ नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इज 250 का 250, वो लिखना पड़ेगा ना अपन को, कैरिंग वैल्यू ऑफ नॉन करेंट assets held for sale, right, same fair value, क्योंकि हमको यहाँ पे सारे एसेट्स भी लिखने पड़ेंगे बेटा, याद रखो, तो जब हम नेट सेस लिख रहे हैं तो नेट सेस इंक्लूड ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज बट रियल, अदर देन शेयर होल्डर फंड, या तो शेयर होल्डर फंड ले लो तो नेटवर्थ बन जाएगा जैसे हम सीएफएस में बनाते थे, या तो आप असेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर दो तो तुम्हारा एसेट्स आ जाएगा, क्योंकि 5 निकनेम हमने बात की थी नेटवर्थ के, याद है क्या क्या होते हैं, नेटवर्थ, नेट असेट्स, शेयर होल्डर फंड, ओनर्स कंट्रीब्यूशन, कैपिटल एम्प्लॉयड, ओन फंड, राइट, मतलब अपन जो खुद का हमारा है, जैसे आज हमने कि सपोज लोन ले लिया 10 करोड़ का, तो हमारे पास 10 करोड़ कैश आ गए, लेकिन अगर इसमें 10 करोड़ का लाइबिलिटी भी आ गया, तो हमारा क्या है, उसमें कुछ नहीं है,
हाँ, अगर हम विजय माल्या होते तो अलग बात है, हम सोच लेते हमारा तो लोन ले लिया, हमारा पैसा है, हमको देना थोड़ी है, हाँ, सीधा लंदन भाग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, इधर लोन लिया है तो लाइब्रेरी में, लेकिन हमने 10 करोड़ अगर कमाए खुद ने, इसके हमको किसी को देना नहीं है, तो वो हमारा प्रॉफिट है, वो हमारा ओन फंड है, वो हमारा शेयर होल्डर फंड है। तो यहाँ पर एसेट्स माइनस लाइब्रेरीज करना है, जिससे हमको ये पता चलेगा कि हमारा क्या है उसमें, दैट इज शेयर होल्डर फंड। ओके, ठीक है बेटा। फिर नॉन कंसाइड फॉर सेल भी हमारा सेम ही है, कुछ नहीं बोला है उसने चेंज करने का। फिर बी लिमिटेड है डेवलप्ड एंड पेटेंटेड अ न्यू ड्रग फॉर, हाँ, सम डिसीज, ठीक है। तो अपन अब लिख देते हैं लाइसेंस और पेटेंट फॉर, हाँ पेटेंट, हाँ न्यू पेटेंट फॉर ड्रग्स न्यू, इसका फेयर वैल्यू सीधा हमारा असेट्स हो जाएगा 200 करोड़ का, 20 लाख का, 20 लाख का उसका फेयर वैल्यू आज है। फिर बी लिमिटेड हैज लॉ सूट, तो ये लॉ सूट में उसको 10 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, ऐसा उसने बोला है, राइट, उसका फेयर वैल्यू। तो अभी अपन एसेट्स खत्म होने जा रहे हैं हमारे, तो लाइब्रेरीज का कॉलम और बना देते हैं एक, राइट ना, क्योंकि अपन को देना है वो लाइब्रेरीज होती है। तो एसेट्स पहले हमने लिख दिया, थोड़ा 2-3 लाइन छोड़ के लाइब्रेरीज और लिख दी, इसमें कुछ और आ सकता है ना, लेस लाइबिलिटी। हाँ, स्टेप 1 में ही लिख रहे हैं ना। अच्छा, उसका हमारे पास एसेट्स का रिवोल्यूशन हो गया, लेकिन वैल्यू कुछ नहीं आई है, हाँ उसको भी लेना चाहिए, बराबर, वो भी अपन डिफर टैक्स में ऐड कर देते हैं, क्योंकि डिफर टैक्स कैलकुलेट करते टाइम पे हमको याद रखना है कि इस पर भी हमको डिफर टैक्स आना है। तो पेटेंट फॉर न्यू ड्रग्स फेयर वैल्यू चेंज, यहाँ तो इसकी वैल्यू वाली थी नहीं कुछ, इधर 200 हमारा फायदा हो गया, राइट। फिर यहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं बोला उसमें टैक्स के लिए बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा कुछ है, टैक्स डेवलपिंग ड्रग्स 140 बेस्ड ऑन अर्ली असेसमेंट सेल सक्सेस द वैल्यू ऑफ द एस्टिमेट मार्केट वैल्यू इज 200 लैक्स, ठीक है। फिर ये डिफर टैक्स लाइब्रेरीज खड़ी हो गई 10 लाख की, राइट, तो उसमें लिख दीजिए डिफर टैक्स लाइब्रेरीज फॉर लॉ सूट, इस पर अपन को लेस करना पड़ेगा अगर अपन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं, लेस डिफर्ड टैक्स डिफर टैक्स लाइब्रेरीज लिखना अलग बात हो गई, एक्चुअली लिखना चाहिए अपन को एक्सपेंस, डिफर्ड एक्सपेंस ना, क्या नाम है उसका, कंटिजेंट लाइबिलिटी, ऐसा लिख दीजिए, कंटिजेंट लाइबिलिटी कितने की है, लेस कर देना है, और अपना रेवोल्यूशन वाला जो एसेट्स वाला पार्ट है वहाँ पे आप लिख दीजिए कंटिजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। कितना आ गया बेटा, 10 लाख, लेस करना है, ब्रैकेट में लिख दो, लेस का कॉलम बना रखा है तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% अपन यूज कर ही लिया है, बराबर है, टैक्स रेट 30% लगाना है, तो डिफर टैक्स का रेट तो हमारे पास है ही, लगा देंगे। अब बची हुई एसेट्स लाइब्रेरी देख लें, इसके बाद अपन बाद में करेंगे तो अच्छा रहेगा सर, राइट। एसेट्स में क्या क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ले लिया अपन ने, इन्वेंट्री नहीं, इन्वेस्टमेंट तो हमारे हैं वो तो लेने नहीं है, इन्वेंट्री 150 ले लिया, ट्रेड रिसीवर 300 का ले लीजिए, एसेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल कितना है बेटा 300, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, फिर अदर करंट एसेट्स, इनका तो रेवोल्यूशन हुआ नहीं है तो डिफर टैक्स का कोई सवाल ही नहीं आएगा, वो कर लेंगे। कंटिजेंट लाइब्रेरी अपने नई खड़ी कर दी है, इसके अलावा लाइब्रेरी में और कुछ है, लॉन्ग टर्म बोरिंग 200 करोड़ ले लो,
टर्म टर्म कितना है और शॉर्ट टर्म बोरिंग कितना बोले बेटा? फिर ट्रेड पेबल डन। बस तो अभी इसके पहले अपन को बोल निकालना पड़ेगा डिफर टैक्स है, इसका अपन टोटल नहीं लगा सकते हैं अभी, क्योंकि डिफर टैक्स और निकालना है ना, उसके बाद ही निकलेगा। डिफर टैक्स और निकाल के देख लो कितना आ रहा है। डिफर टैक्स से कैलकुलेशन करके देख लो कितना आ रहा है टोटल। टोटल कितना हो रहा है इसका नेट? 300 माइनस 290 के ऊपर 30%। डिफर टैक्स लाइब्रेरी, डिफर टैक्स रेस लाइब्रेरी, वाई लाइब्रेरीज पॉजिटिव है, तो इसके लिए डिफर टैक्स लाइब्रेरी जाएगी। डिफर टैक्स लाइब्रेरी तो 87 खड़ी हो गई, ये अपन यहाँ पे दिखा देंगे। डिफर टैक्स लाइब्रेरीज ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 2 87 बराबर है। नाउ नेट असेस्ट निकाल दीजिए, अभी नेट तो भी आ गया। हाँ, कितना आ गया नेट असेस्ट? 1068। ये एसेट्स माइनस टोटल लाइब्रेरीज के ना, तो एसेट्स के टोटल, असेट का टोटल कितना आया था? आपने एसेट का टोटल अलग से लिखा है कि डायरेक्ट आपने लाइब्रेरी माइनस कर दिया, डायरेक्ट नेट निकाला है? डायरेक्ट लाइब्रेरीज माइनस कर दिया। 1730 ये टोटल एसेट्स हो गया। उसको ये बोल सकते हैं, ऐसे ही टोटल लाइब्रेरी भी लगा सकते हैं अपन। अच्छा अच्छा ठीक है। टोटल लाइब्रेरीज कितना हो गया? $902 बराबर। 902 माइनस या तो 1713 माइनस 902 तो 820 828 ये हो गया हमारा नेट सेस्ट, राइट। फिर पीसी निकाल दे टोटल। पीसी की अमाउंट हो जाएगी 330 प्लस 440 प्लस 29.05 प्लस 2.5 80.55। वेरी नाइस, ये हमारा पीसी अमाउंट हो गया। ठीक है, अब जो हमारा स्टेप 1 बनना था वो हमने नेट सेस्ट बना दिया। स्टेप 2 हमने पीसी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करवाया। अब हमको करना है स्टेप नंबर 3, जो कि बेसिकली स्टेप नंबर 2 ऑफ सीएफएस होता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अच्छा, यहाँ पर उसने एनसीआई का मेजर एट फेयर वैल्यू बोला है ना, नहीं एट प्रपोर्शनेट बोला है ना। तो ये जो 828 आया ना, ये हमारा टोटल प्री है। इसमें हमारी होल्डिंग डाल दो 70% और एनसीआई डाल दो 30%। ठीक है ना, क्योंकि ये नेट सेस पूरी नेट सेस है ना 828। तो अपना स्टेप 1 में अपन नहीं करते थे, सीएफएस मतलब अबर होल्डिंग और माइनॉरिटी में बांटते थे, एनसीआई में बांटते थे, सेम वे में यहाँ पे बांटते। कितना हो गया? 5। हाँ बराबर। ये अपना नेट सेस को डिस्ट्रीब्यूट करके रख दिया, जिससे हमारा पीसी में और जो हमारा पीसी है वो तो 70% के लिए है ना, उसके हिसाब से आ जाए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हमको निकालना है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल दो फटाफट। पहले परचेज हमने बाद में। वाह वेरी नाइस। तो पहले हमने जो परचेज किया 55% कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज पीसी
मैंने अभी निकाला था, कितना निकला था बेटा वो? फिर 15% का फेयर वैल्यू, ये हमारा एग्जिस्टिंग था, उसके आगे एग्जिस्टिंग डाल देना। फेयर वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 6 लाख शेयर थे और 40 रुपीज़ का भाव हो गया, 240। पहले से बुक्स में कितना रिकॉर्ड था वो? पहले से बुक्स में 220 रिकॉर्ड था, 210। अभी उसकी वैल्यू 240 हो गई है। यहाँ पे लिख देते हैं अपन, इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट ना 240 माइनस 210 इक्वल टू 30 will be added in other equity, that is retained earning। क्यों करना है? यस, देना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पे प्री एक्विजिशन डिविडेंड का कोई चक्कर है ही नहीं, क्योंकि हमने डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन ही डेट ऑफ कंसोलिडेशन कर रहे हैं। तो 141.55 104.1 हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, में से लेस करेंगे प्री एक्विजिशन एडवन। अब प्री एक्विजिशन एडवन कौन सी लेस करेंगे? जो हमारी है, जो हमारी है प्री एक्विजिशन एडवन, क्योंकि जो हम होल्ड कर रहे हैं वही हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है ना। जैसे अपन स्टेप 2A बनाते थे, वैसे ही यहाँ पर स्टेप 3A बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको पीसी कैलकुलेशन और करना पड़ा, बिकॉज ये बिजनेस कॉम्बिनेशन विद CFS, बराबर ना। तो कितना है? स्टेप 1 से मिलेगा हमको हुआ, देखिए स्टेप 1 में निकाला था ना अपन ने, अलग करके निकाल दिया था हमारा हिस्सा, वो 579.6 ये वाली है। एक बार इसको मार्क कर देता हूँ, 579। कितना लिखा बेटा? 50 therefore गुडविल हो जाएगा। हाउ मच? हो गया। अब स्टेप 2B और C यहाँ पर बनेगा नहीं, लेकिन बना सकते हैं चाहे तो, क्योंकि वो कैसा है, पोस्ट प्रॉफिट कुछ नहीं है हमारे यहाँ पर, डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन ही डेट ऑफ कंसोलिडेशन हो रहा है। हाँ, इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट ऐड करना है, एकदम याद है बराबर से, वेरी नाइस। तो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट ऐड करना है तो अपन चाहे तो नोट्स अकाउंट में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली चालू करते हैं स्टेप नंबर 4। फाइनल आंसर नहीं, उसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। फाइनल आंसर दैट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसमें लिखेंगे बट बिफोर कंसोलिडेशन, बट बिफोर CFS we have to pass general entry for yes इन्वेस्टमेंट 55%, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट की एंट्री अभी तक नहीं है। उसने बोला कि बैलेंस शीट हमने दिया है प्रायर दीज इन्वेस्टमेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट पहले इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाने दो, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करना चालू करेंगे या कंसोलिडेशन करना चालू करेंगे। तो वो 55 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, जितना पीसी का अमाउंट था, कितने का पीसी का अमाउंट था हमारा?
हाँ 801.55 बराबर 2। अब उसको क्या क्या दिया वो सब यहाँ के राइट कर दो, क्योंकि उतना हमको हमारी एसेट्स में से कम करना है या तो लाइब्रेरी साइड रखना है इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ओके, टू कैश, टू इक्विटी, शेयर कैपिटल, वहाँ पे भी याद रखना है अगर अपन ने फेस वैल्यू से ज़्यादा पे दिया है हाँ तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। टू हाँ टू डिफर्ड कंसिडरेशन, या तो अपन बोल सकते हैं डिफर्ड लाइबिलिटीज, डिफर्ड कंसिडरेशन भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर दो नाम लिख देंगे। डिफर्ड कंसिडरेशन में क्या क्या दिया अपन ने, एक ही दिया है ना डिफर्ड कंसिडरेशन तो, और एक शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड है, शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड ये हमारा लाइबिलिटी है, देना है शेयर बेस्ड पेमेंट, बट ये होता इक्विटी का पार्ट है अवार्ड। अमाउंट और बता दो बेटा कितना कितना कैश दिया था, कैश 330, हाँ 100 करके, और कितने शेयर अपने दिए थे उसको बोला था 8 शेयर देना है, नहीं 1 शेयर देना है फॉर एवरी 8 हेड, तो 40 इसके पास शेयर थे इंटू 55% इंटू 1/8 इंटू 100 फेस वैल्यू आता है बेटा। फिर कितने नंबर ऑफ शेयर होते हैं, तो 40 का 55% डिवाइडेड बाय 8 कितने शेयर होते हैं 2.75, 2.75 इंटू 60 रुपीज़ का प्रीमियम हो गया, 160 का मार्केट वैल्यू था ना, तो 100 का फेस वैल्यू तो 60 प्रीमियम हो गया, तो इंटू 60 तो 160। बट फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि 165 प्लस 275 मस्ट बी 240 440, क्योंकि टोटल मिलकर 440 अपने हमारे अकाउंट्स में माना था ना, तो फेस वैल्यू हो गई हमारी 275 की और 165 का, ठीक है। फिर डिफर्ड कंसिडरेशन 35 इंटू 0.85 करके कुछ निकाला था ना 29.05 और शेयर पेमेंट वर्ड 2, तो टोटल मिलकर 801.5। अब इस जनरल एंट्री का इफेक्ट तुमको इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल के अगर नई बैलेंस शीट बनानी है पहले तो वो बना दो, लेकिन नहीं बनवानी तो कोई बात नहीं, आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में याद रखो कि ये इम्पैक्ट भी हमारी बैलेंस शीट में होने चाहिए पहले, किसकी, ए लिमिटेड की। हाँ वेरी नाइस, शेयर कैपिटल उतना बढ़ जाएगा, क्योंकि शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है वो हमने और क्रेडिट कर दिया तो और बढ़ेगा ही डेफिनेटली बैलेंस, इक्विटी में भी बढ़ेगा 165 से। फिर कंसिडरेशन डिफर्ड कंसिडरेशन हमारे लाइब्रेरी में आ जाएगा सेपरेट 29.05। फिर शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड भी हमारा शेयर होल्डर फंड के अंदर ही दिखेगा लेकिन 2.5 का दिखेगा, बराबर है। तो ऐसे करके हमारा ओवरऑल पीसी का इन्वेस्टमेंट का एंट्री हमारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आना चाहिए। तो इसके लिए अपन जब नोट्स अकाउंट बनाएंगे तो याद रखना ये इम्पैक्ट भी लेना है, बिकॉज ये एंट्री उसने पास नहीं किए है, बराबर। और ऐसा सम हम कर चुके हैं क्लास के अंदर, जो 7 डे FR चैलेंज हमने किया था उसके अंदर हो चुका है ये सम। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड इन बी लिमिटेड, ठीक है ना। एक एंटी पास की थोड़ा नरेशन में लिख दिया, साथ में कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई थी वो अपन को अदर इक्विटी में लेना है, बट उसकी भी चाहो तो एंटी पास कर दो तो आपको और क्लियर हो जाएगा। क्या लिख देंगे, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जितना वैल्यू से बढ़ा है खाली 30 रुपीज़ का, टू अदर इक्विटी 30 रुपीज़, कैसे 30 रुपीज़ आया, 240 माइनस 210, तो 30 का वैल्यू हमने बढ़ा देंगे। और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट और ये नए इन्वेस्टमेंट, दोनों ही इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुके हैं, अभी इन्वेस्टमेंट बुक्स में नहीं आएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हम खत्म कर ही देते हैं ना। देखो स्टेप 3 में इस बार हमने स्टेप 3 बनाई है, क्योंकि स्टेप 2 पीसी बना दिया एक्स्ट्रा में, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन भी CFS समय, तो एक पीसी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी अपन को, ठीक है। फिर NCI की वैल्यू दी हुई है पहले से, तो NCI की वैल्यू एजिटे लिख देंगे। तो बनाए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, अभी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। देयरफॉर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ
A Limited and its group, बराबर एज ऑन 1/4 बनाना है ना, एज ऑन 1/4/2020, हाँ राइट 1/10/2020, परफेक्ट। एज पर डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 1000। बैलेंस शीट बनाते हैं अभी। फटाफट बनाते जाते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जैसा बनाता हूँ वैसे ही बनाना है। एक नोट्स टू अकाउंट ही बना देते हैं। नोट नंबर पर्टिकुलर, फिर नोट नंबर, अमाउंट, करेंट ईयर का ही राइट। पहले नॉन करेंट असेट्स, पहले असेट्स भी लिख देना एक बार के लिए। नॉन करेंट असेट्स, उसके अंदर पीपीई, फिर गुडविल, फिर पेटेंट, पेटेंट भी था ना एक, पेटेंट और न्यू ड्रग्स, बराबर है। वैसे ही एक लाइन छोड़ के करेंट असेट्स के अंदर इन्वेंट्री, फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल करेंट असेट्स बेसिकली, उसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और जो भी रहेंगे वो लिख देंगे। फिर अपन टोटल लगा देंगे। फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बराबर। उसके अंदर इक्विटी में शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, राइटिंग समझ आ रही है ना, सर हम साथ में ही लिख रहे हैं। फिर नॉन करेंट असेट्स, ये जो नॉन करेंट नहीं, एनसीआई सॉरी, असेट्स कहाँ से आ जाएगा यहाँ पर, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लिखना था मेरे को, नॉट कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई। नाउ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एनसीआई आ जाएगा। फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज, बराबर है। चलो लेट्स सी। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जितने भी आप ये बनाओगे सब जगह आपको जो हो चुका है वो भी लेना है, बराबर है। जो हो चुका है मतलब एडजस्टमेंट प्लस ये जो बीच में हुआ है अपने 2 एंट्री की वजह से, ठीक है। तो अभी लेंगे अपन नॉन करेंट लायबिलिटीज, कुछ होगा तो वो ले लेंगे। फिर करेंट लायबिलिटीज, ओके। देन हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट।
ये नोट्स टू अकाउंट के लिए हमने फॉर्मेट बनाया था, याद है आपको? नंबर, पर्टिकुलर और अमाउंट। जितने भी आए हैं सबके बनाना है अपन को नोट्स टू अकाउंट, राइट? इस सब में एडजस्टमेंट हैं, या तो एडजस्टमेंट हैं और एडजस्टमेंट नहीं है तो नहीं बनाएंगे तो चलेगा, बराबर। सबसे पहले लिखेंगे पीपी, और पीपी में उसने बोला है ए लिमिटेड का तो एज इट इज रहेगा। मेरे को दे दो पेपर जरा, मैं से देख के फटाफट करता जाता। ए का एज इट इज रहेगा, ए का कितना है 600 का है, और जो बी है उसका कितना हो गया था बेटा, वो 440 हो गया था ना, बी का रिवैल्यूएशन होके चेंज हो गया था ना। मैं लिख लेता हूँ, हाँ तो आप कंफ्यूज हो गए कहाँ पे, 480, बी का 480 हो गया, बराबर है। और पीपी में कुछ और आइटम है हमारे पास? बस, तो टोटल लगा देंगे, 1080 पीपी हो जाएगा, तो लिख देंगे 1080, राइट। फिर गुडविल हमारा निकला था स्टेप 3 से, कितना आया था बड़ा गुडविल? 461.95, 461.95। फिर ये पेटेंट आया था 200 का, राइट। फिर करंट असेट्स में इन्वेंट्री में भी रेवोल्यूशन था कुछ, तो इन्वेंट्री का भी लिख देंगे। ए नोट्स नंबर 1 हो गया, ए 2 हो गया, जैसे 1 हो जाए तो उसको लाइन खींच दिया करो, खत्म हो गया। तो इन्वेंट्री में ए लिमिटेड का कितना है खुद का बेटा? खुद का 500 का है, और जो बी लिमिटेड का है वो अपने फेयर वैल्यू चेंज पे लिया था 170, तो हो गया ये 670, बराबर। तो इन्वेंट्री हो जाएगा 670 लिखा हुआ। फिर आता है ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल में कुछ एडजस्टमेंट है ही नहीं, है क्या? नहीं है, तो ट्रेड रिसीवेबल 450 प्लस 300 कितना हो जाएगा? 750। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें हमारा एक एडजस्टमेंट खड़ा हो गया है, राइट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके अंदर ए लिमिटेड का हमारे पास था पहले से 400 का, उसमें से लेस पेड, हाँ पेड फॉर पीसी। फिर इसमें मैं पता है कंफ्यूज कितना पीसी को पे किया अपन ने? नहीं 330, 330। फिर मुझे लगा कि हमने उसका है नहीं उसके शेयर होल्डर को दिया है भाई, कंपनी को नहीं दिया है। 70 हो गया हमारा ये, ठीक है ना। फिर प्लस बी का जो कैश है वो एज इट इज रहेगा क्योंकि बी के शेयर में कैश में से अपन ने किसी को कुछ दिया नहीं है, तो 100, तो 170, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 170। यहाँ पे नोट टू का नंबर भी डाल देते हैं, 3 हो गया, 2 हो गया, और एक पीपीए का 1 हो गया। अदर करेंट असेट्स, इसमें कुछ चेंज हुआ था? कुछ नहीं हुआ, तो इसका अपन ऐड कर देंगे डायरेक्ट, 200 प्लस 230 430। राइटिंग गंदी आ रही है, कोई बात नहीं। फिर नॉन करेंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल, नॉन करेंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल कितना हो गया? 2। असेट साइड खत्म कर दिया। लाइब्रेरी साइड में आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसके लिए नोट्स अकाउंट नंबर 4 बना दें क्योंकि शेयर कैपिटल हमने शेयर इशू किया ना कुछ, तो 4 शेयर कैपिटल खाली ए का ही लिया जाता है, तो ए लिमिटेड का पहले से शेयर थे हमारे पास 500 प्लस इशू फॉर पीसी, कितने इशू किए हमने फेस वैल्यू के? 275, तो 775 हमारा शेयर कैपिटल, 775 लिख देते हैं, 775। आपका टैली नहीं हुआ? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, फिर उसका शेयर कैपिटल लेते नहीं अपन, फिर अदर इक्विटी आ जाता है, राइट। इसकी थोड़ी लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं आगे की, स्केल खींच के करते हैं, अच्छा लगेगा। अब अदर इक्विटी में हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ठीक है, मतलब कंसोलिडेशन का ऐसा कुछ खास नहीं है, डायरेक्टली हमारा ही हमारा आएगा, राइट।
तो अदर इक्विटी के अंदर ए लिमिटेड का जो दिया है वो 810 दिया है, Yes, sir. बराबर। अब इसमें ऐड करना है अगर कुछ चेंज हुआ है तो, ठीक है। तो एक हमारी एंट्री पास की थी, उसके अंदर फेयर वैल्यू चेंज हुआ था, फेयर वैल्यू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट का 30 का, वो लेना है। फिर हम लोगों ने शेयर प्रीमियम इशू किया, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा आ गया था, याद है? कितना सिक्योरिटी प्रीमियम था बेटा? 165। फिर आई थिंक Share base. शेयर बेस्ड पेमेंट, हाँ शेयर बेस्ड पेमेंट, वो भी अपन शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट बना देते हैं, अलग भी दिखा सकते हैं, 2.5, बराबर है। और कुछ अपन ने कहीं पे कुछ राइट ऑफ वगैरह किया है, ऐसा कुछ तो नहीं है, राइट। तो यही है, और क्या आइटम है इसमें। बाकी सब्सिडी कंपनी का लेते नहीं, क्योंकि वो तो इनडायरेक्टली आ जाता है हमारे पास घूम फिर के। Yes. कितना हो गया टोटल बेटा? 100,7.5। Yes. ओके, तो ये अदर इक्विटी हो गया 1,007.5, ठीक है। Yes. एन से हमारा ऑलरेडी स्टेप 1 में निकला हुआ था, Yes, sir. कितना आया था? 248. 248.40, फाइन। फिर आता है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, Yes. नॉन करेंट में फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के अंदर Long term. लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसमें कुछ चेंज नहीं है, राइट। 250 प्लस 200, 450। फिर क्या है? लॉन्ग टर्म provision. प्रोविजन, अभी आई थिंक कोई चेंज नहीं है, 50 प्लस 70। हाँ, sir. ये इसमें अपन वो ऐड कर सकते हैं जो, Deferred. हाँ डिफर्ड अपन को देना था ना, वो भी ऐड कर दो इसमें। तो नोट्स अकाउंट में तो अच्छा रहेगा, 29 पॉइंट कितना था वो? 29.05. 05, क्योंकि ये 2 मैंने साल बाद अलग देना से है, add. चलेगा। नोट्स अकाउंट बनाना तो भी चलेगा, ये प्रोविजन है इसके लिए अपन इसमें ऐड कर दें तो भी चलेगा। कितना हो जाता है बेटा? 140. 149.05, ये हो गया 120, 149.0, बराबर। फिर डिफर टैक्स, वो भी उसके अंदर ही लिखा हुआ है, तो डिफर टैक्स भी लिख दीजिए। 40 का पहले से और 87 का हमारा आ गया था, तो हाँ. कितना हो जाएगा बेटा? 1. 127, ये हो गया डिफर टैक्स। Sir, एक और अभी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज और देख लें अपन। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म, अगर 1 साल से कम का है तो यहाँ पे आ जाता, तो लेकिन हमारा वो पेमेंट जो हमको 2 साल बाद देना है, इसलिए मैंने उसको वहाँ पे लिखा था, तो 400 प्लस 285, तो कितना हो जाएगा? 685। फिर ट्रेड पेएबल, ये कितने का है? 310 प्लस 250, 560। सर मुझे अब टोटल लगाने से पहले, हाँ बोलो, पंचमी बोलो। नहीं वो पर ना कंटेंजेंट लायबिलिटी 29, 10 जो लॉसूट फाइल हुआ है. हाँ तो वो लिखेंगे ना प्रोविजन में अपन, वो अपन को कब देना है कुछ आइडिया हो तो नहीं, तो अपन इसमें डाल देते हैं कंटेंजेंट लाइबिलिटीज बोल के। कंटेंजेंट लाइबिलिटीज वो अपन चेक करने पर अपन को पता चलेगा। अभी कंटेंजेंट लाइबिलिटी अपने हाल फिलहाल करेंट लाइबिलिटी में डाल दिया है, क्योंकि कब देना है उसका पता नहीं है, ठीक है। अब एक बार टोटल लगाने से पहले स्टेप 1 2 चेक करने का, अब यहाँ पे 3 और बन गई है तो वो भी चेक कर लेने का, ठीक है। तो स्टेप 1 2 से पहले अपन ने एंट्री पास की थी, उस एंट्री को देख लो जरा, एंट्री के इफेक्ट डाल दिए अपन ने। ये देखिए, इसका मैं पेन थोड़ा चेंज कर देता हूँ, रेड ले लेता हूँ। तो देखिए अपन ने इसका इफेक्ट डाल दिया, डाल दिया 29 पॉइंट ले लिया, 2.5 भी ले लिया। फिर ये इन्वेस्टमेंट ये ले लिया, इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी ले लिया। इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से, तो वो इन्वेस्टमेंट खत्म हो गए, तो वो भी हमारा काम हो गया, राइट। फिर एक गुडविल आया, इसका अपन ने इफेक्ट ले लिया है, बराबर। फिर DTL DTA अपन ने ऐड कर दिया है, ठीक है। फिर ये हमारा आया था PC, इस PC का तो इशू करने की एंट्री अपन ने पास कर दिया पूरा, तो PC का इफेक्ट हमने पूरा ले लिया है। फिर हमने ये आया था NCI, इसका इफेक्ट हमने ले लिया है। फिर हमारा कुछ एसेट्स में चेंज हुआ तो उनका इफेक्ट अपन ने ले लिया है। सो ऑल डन। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, बस टोटल लगाना है। हाँ, लाइब्रेरी के अंदर आपने चेक कर पा दिया कि वो कंटेंजेंट लाइब्रेरी खड़ी हुई थी, उसको लेना था, वो आपने अच्छा याद दिला दिया। जब अपन पढ़ते तो उसको डिटेल में देखना पड़ता अपन को कौन सी लाइब्रेरी है। बताइए टोटल कितना आता है बेटा? 4011.95, 40 बैलेंस शीट टैली। मज़ा आया? तो ये था मी 25 का क्वेश्चन, जो बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट मेरे ख्याल से ऐसा कोई पार्ट नहीं था जो आपको ना पता हो, बराबर है। इट्स वेरी इजी।
तो फाइनली मे 25 का क्वेश्चन जो बहुत बच्चों को डाउट भी थे तो वो भी सॉल्व कर दिया अपन, राइट।